हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट वन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच आया हूँ एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है उसको लेकर आया। छोटा सा कहें तो 10th क्लास के लिए छोटा सा है, लेकिन आगे की कक्षाओं में इसे विस्तार रूप पढ़ाया जाता है, ठीक ना। तो ये चैप्टर क्या है? क्लास 10th का केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर आपका है कार्बन एवं इसके यौगिक। तो ये कहने का तो क्लास 10th है, लेकिन ये क्लास 10th के लिए ही स्पेशल नहीं है। ये क्लास 10th 11 12 इसके अलावा आप आगे की जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो या तो हो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, यानी कि मैट्रिक इंटर हो। इसके अलावा आप यदि कोई स्टेट सरकार का यानी कि बिहार सरकार का हो, हरियाणा सरकार का हो, पंजाब सरकार का हो या झारखंड यूपी जो भी सरकार का हो, जनरल कमीशन से रिलेटेड जो भी एग्जाम देने वाले हैं सभी के लिए है, ठीक। क्योंकि ये चैप्टर का नाम आप एक बार सुन लीजिए। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक, यानी कार्बन एवं इसके कंपाउंड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके बिना तो केमिस्ट्री है ही नहीं, कुछ न है। कार्बन ने पढ़ा तो केमिस्ट्री में कुछ पढ़वे नहीं किया चला, ठीक ना। इसलिए ये चैप्टर पढ़ना एकदम जरूरी है। इसलिए कान एकदम खोल के सुन लेना है और आंख को एकदम अपने लक्ष्य पे रखना है और एकदम कॉपी कलम लेके बैठना है। ये चैप्टर बा क्या है, गर्दा गर्दा उड़ा ही देना है। इसका कुछ पार्ट आएगा। आज पहला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारियां। हाँ, इसमें हम 0 से लेके हीरो तक लेके जाएंगे। आपका क्लास 10th और 12th दोनों के लेवल लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों की कक्षाएं यहाँ चलता है, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग विषय वस्तु की ओर। इससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करते हैं कि कॉपी कलम बलग में लेके बैठो और तब देखो और समझो और फैक्ट लिखने की कोशिश करना है सभी को। चलिए देखिए प्यारे बच्चे, चैप्टर का नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। ये क्लास 10th का चौथा चैप्टर है। क्या चैप्टर है प्यारे बच्चे? क्लास 10th का केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर ये है। अब इसमें हम चलते हैं, मामला क्या चला। सर्वप्रथम नाम आया कार्बन का। कार्बन के बारे में समझते हैं। कार्बन क्या है? पहला प्रश्न माइंड में आता है, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो कार्बन एक तत्व है, यानी एलिमेंट है। क्या है चला? तत्व है। अब तत्व तो बहुत सारा है। कुल कितना तत्व है? 118 एलिमेंट है। कुल कितना एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। किसमें? तो हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में। इस 118 एलिमेंट में एक आपका तत्व कार्बन भी है, जो आपका कार्बन, जो आपका इस एलिमेंट में आपका कार्बन जो है एक है जो अधातु है। क्या है? अधातु है। देखिए कार्बन तत्व है, यानी एलिमेंट है। एलिमेंट कुल कितना है? तो 118 है। 118 में एक कार्बन भी है जो कि एलिमेंट है और वो अधातु है। 118 में धातु अधातु सब उपस्थित है, उसमें कार्बन हमारा अधातु है। इसका संकेत यदि हम बात करें, संकेत, तो कार्बन का संकेत प्यारे बच्चे C होता है। क्या होता है? C होता है। इसका एटॉमिक नंबर यदि हम बात करें, यानी परमाणु संख्या प्यारे बच्चे, तो इसका परमाणु संख्या 6 होता है। जबकि परमाणु भार की यदि बात करें हम, तो चला परमाणु भार आपको पता है 12 है। देखिए कार्बन कौन सी है? तत्व है। तत्व क्या को टोटल? तो 118 तत्व। इस तत्व में अधातु है कार्बन। कार्बन का संकेत C, परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12। इस प्रकार से ये तो बेसिक इसका कुछ पहचान था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कार्बन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो कार्बन 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, और उन 2 अवस्था के पहले हम कुछ और जानते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में यदि हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन हमारे भूपरपट्टी में खनिज के रूप में जो है, भूपरपट्टी में खनिज के रूप में कार्बन जो है, यानी खनिज में जो कार्बन का प्रतिशत है, खनिज में कार्बन का प्रतिशत, भूपरपट्टी में खनिज में
का प्रतिशत 0.02% है। चला थोड़ा सा देख लेते उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए उधर तो थोड़ा सा कट गया, कोई बात नहीं है, इधर हम मिटा के लिख देते हैं। चला 0.02% है। स्टूडेंट में लोचा कहाँ खाता है अभी बताते हैं। ये ऐसे है। अब कहेगा वायुमंडल में कार्बन कितना प्रतिशत, वायुमंडल में चला कार्बन 0.03% होता है। प्रश्न पूछता है ये कार्बन का खनिज में प्रतिशत कितना है, तो 0.02% होता है। जबकि वायुमंडल की यदि हम बात करें तो वायुमंडल में 0.03% होता है। दोनों ऑप्शन में रहता है अवेलेबल। आप जब भी परीक्षा में बैठिएगा तो उसको जो है गौर से देखिएगा, यानी कि देख रहे हैं क्वेश्चन याद आ रहा है कोई और तो दिक्कत है मामला, ठीक ना। इसलिए चला इसमें क्या करना है, एकदम अच्छा से बारीकी से क्वेश्चन को देखना है और जो भी प्रश्न पूछेगा सही ढंग से जवाब देना है। वायुमंडल में पूछेगा चला तो 0.03% होगा रे, और कार्बन का प्रतिशत खनिज में पूछेगा तो 0.02% होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कार्बन का कुछ अवस्थाएं होती है, यानी कि कार्बन 2 अवस्थाओं में पाया जाता है मुख्य रूप से। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मिटा देते हैं इसको। चलिए प्यारे बच्चे, चलिए अब कार्बन की अवस्था की बात करें। चला कार्बन की अवस्था चला कार्बन 2 अवस्था में पाया जाता है। क्यों गो, 2 गो। पहला चला है क्या, पहला है आपका मुक्त अवस्था। कौन अवस्था चला, मुक्त अवस्था। मुक्त मतलब स्वतंत्र मतलब कोई आगे पीछे नहीं है, नहीं आगे नाथ नहीं पीछे पगा, अकेला, ठीक ना। तो कार्बन बाबू रे 2 अवस्था में पाया जाता है। पहला है मुक्त अवस्था, हम अभी मुक्त अवस्था में है, ठीक ना, अकेला है। देखिए इधर संयुक्त मुक्त अवस्था कहने का मतलब अकेला अकेले। तो कार्बन अकेला अकेले में कुछ रूप में पाए जाते हैं। कौन रूप में, तो पहला आता है हेरा के रूप में पाया जाता है। कहेगा कार्बन के मुक्त अवस्था में कौन सा रूप है, तो हेरा आपका है। इसके अलावा ग्रेफाइट कार्बन के मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला कौन कौन है, तो हेरा है, ग्रेफाइट है, और कोई आता है कोयला आ जाता है, कोयला ईटी से कर देते हैं। इसके अलावा फ्लोरीन इसका ये क्या चीज कहता है, फ्लोरीन इसका अपरूप के अंतर्गत भी आ जाता है। तो देखिए कार्बन 2 अवस्था में पाया जाता है। चला पहला है मुक्त अवस्था यानी स्वतंत्र अवस्था, न आगे नाथ ने पीछे पगा। तो उस रूप में बाबू रे पहला क्या है, हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है। आप लोग जानते होंगे हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है। कैसन अपरूप है, तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला अपरूप है। अब ग्रेफाइट भी इसी का अपरूप है। कोयला कार्बन का ही रूप है, ठीक ना। तो ये सभी होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या है, चला दूसरा है संयुक्त अवस्था। हड़बड़ाना नहीं है, चला शांतिपूर्वक देखो वीडियो। और तुम लोग क्या करता है जानता है, तुम लोग देखता है कि 2 मिनट ले आगे बढ़ दूसरा वीडियो, न कहियो नहीं सीख पाएगा, एकदम करवा सच्चाई है। चुपचाप वीडियो को देखने के लिए भेरो, तो जब तक पूरा वीडियो नहीं हो जाता तब तक एकदम हिलना डोलना नहीं है। और वीडियो के साथ साथ कॉपिया कलमा भी लेके बैठना है, ताकि लिखते जाए, जो आपको अच्छा लगेगा फैक्ट वहाँ लिख लेना। सब एकदम सब एग्जाम के लिए है, 10वां 11वां 12वां, और उसके अलावा रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, जनरल कमीशन का कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए चला, ठीक ना। दरोगा अभी निकला है, दरोगा सब इसी चैप्टर में बताएंगे। IUPAC नाम, ठीक ना, जो कि बच्चा के इतना दर्द देता है कह नहीं सकता है, लेकिन एकदम सरल भाषा में आसान, चुटकी बजाएगा एकदम बन जाएगा, ठीक ना। पहले इन्हें समझ। कार्बन क्या है, कार्बन का अवस्था, कार्बन 2 अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था और दूसरा संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था में कार्बन किस रूप में पाया जाता है, तो खनिज के रूप में पाया जाता है। ये आपका पदार्थ के रूप में है, ये आपका खनिज के रूप में। खनिज के रूप में जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ना कार्बन आया कि नहीं आया, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा यदि हम बात कर ले जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट,
ये सब आ जाता है सोडियम कार्बोनेट। ये सब किसका ETC कर देते हैं, ETC यहाँ तक दिख रहा है, थोड़ा सा फिर से हमको देखना पड़ेगा, कट भी रहा है क्या, चलिए वहाँ तक आ गया। तो ये सब आपका क्या है, ये सब आपका खनिज के रूप में पाया जाता है। तो ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। कार्बन क्या रूप में, 2 रूप में। कार्बन के संकेत की है तो C है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। कार्बन का परमाणु भार 12 है। कार्बन क्या है तो अधातु है। कार्बन को कितने अवस्था में, 2 अवस्था में, मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में चला हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। संयुक्त अवस्था में खनिज, खनिज के रूप में पाया जाता है। जैसे में एग्जाम्पल CaCO3, ZnCO3, Na2CO3, ये सब आपका किसके रूप में आ जाता है, संयुक्त रूप में आ जाता है, कार्बन के रूप में। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये उम्मीद करते समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला मिटा देते हैं। अब देख चला कार्बन, अभी और कार्बन जखने से बोल रहे हैं, कार्बन छोड़ने वाला नहीं है। यही कार्बन है जकरा से पूरे पेड़ पौधा, जीव जंतु, मानव जीवन बना है। यानी कि सजीव में कार्बन है ही है। तो देखिए कार्बन का अब उपयोग में चलते हैं। कार्बन का उपयोग चला गौर से देखना है। कार्बन का उपयोग कैसे हम लोग करते हैं। पहला तो उपयोग है, 10वां वाला बच्चा एकदम लिखते जाना है, ठीक ना। पहला उपयोग, फेयर कॉपी भी कर लेना है आपको, 10th। देखिए बोल चला कार्बन का उपयोग, हेडिंग क्या है, कार्बन का उपयोग। पहला उपयोग है भोजन के रूप में। भोजन के रूप में हम लोग भोजन जो करते हैं चला, वो भी कार्बन के रूप में करते हैं, यानी कि कार्बन उसमें लेते हैं। भोजन के रूप में हम लोग कार्बन का प्रयोग करते हैं। भोजन के रूप में कार्बन का, हाँ, भोजन के रूप में कार्बन का प्रयोग करते हैं। जैसे में हम जो वसा, हमारे शरीर में भोजन, पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा वसा, फाइट जो बनता है रे, मटाते हैं जो, ठीक ना। वसा की करता है, तो वसा आप जानते हैं, वसा हमें चोट लगने से बचाता है। देखता होगा कि जो एकदम हाथी बनल रहता है, चटा के दे रहे हैं थाप, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही एक थाप दे दिया वह धंस जाते हैं, ठीक ना। तो ये वसा चोट से बचाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तत्काल एनर्जी लाता है, तत्काल एकदम सुस्ताल है, सुस्ताल है, एकदम एनर्जी ना है, तुरंत कार्बोहाइड्रेट पिलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज ले लेंगे, फट से ग्लूकोज दिए, ले एकदम खराक से बड़ा एनर्जी आ गया, ठीक। तो भोजन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं, वसा के रूप में लेते हैं, विटामिन के रूप में हमें प्राप्त होता है, विटामिन के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ETC। ये सब जो हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, तो भोजन के रूप में इस सब में कार्बन के यौगिक है, यानी कार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट लो, वसा लो, विटामिन लो, प्रोटीन लो, ये सब। अब ये सब कैसे प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होता है ना, खाते हैं तब ये ना एनर्जी मिलता है चला, तब ना प्रोटीन मिलता है तो शरीर का वृद्धि होता है, विटामिन मिलता है तो सही ढंग से स्वस्थ रहते हैं, वसा मिलता है एनर्जी में रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है तुरंत एनर्जी में आ जाते हैं, ले, ठीक ना। आप लोग देखते होंगे कि लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा, घर में कह रहा काम करने के लिए पिताजी, सुस्त आ जाएंगे, लगेगा एनर्जी न है, पढ़ने के नाम से सुस्त आ जाएंगे, लगेगा एनर्जी न है, तुरंत झगड़ा आ गया, झगड़ा हुआ घर में, ले लाठी पहना, तुरंत निकल गया चट्टा के, ठीक ना, तुरंत तैयार हो, तुरंत कार्बोहाइड्रेट हाई हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आया, वसा, अगर सबके प्रोसेस है, ठीक ना, ये सब स्टोरेज रहता है, ओके, अजय जरूरत पड़ा ले निकाल, ठीक ना, वही आता। पहला हो गया ना, चला समझ गया होगा, और आराम से देख, एकदम आसान भाषा में तुरंत समझाएंगे, सिंपल, ठीक ना। इसलिए जुड़ल रहो, बोर भी नहीं होने देंगे, शांति से एकदम जुड़ल रहो, आप पढ़ते जाओ एकदम दंड ना दंड, जैसा समझ में नहीं आएगा खट से मैसेज करना, सर समझ में नहीं आया टॉपिक बताइए, फिर से हम बताएंगे। देख चला, पहला हो गया भोजन के रूप में। दूसरा, अब तो खा लिए, अब पहनेंगे,
क्या करेंगे, यानी कि कपड़ा के रूप में, वस्त्र के रूप में। वस्त्र के रूप में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन का प्रयोग करते रहे चला। जैसे में थोड़ा सा हिल रहा है। चलिए अब देखिए कपड़ा के रूप में कौन सी करते हैं, तो कपड़ा के रूप में हम लोग नायलॉन का प्रयोग करते हैं। नायलॉन, नायलॉन, नायलॉन समझता है, नायलॉन का कपड़ा भी बनाया जाता है, या तो आप लोग देखते होंगे सिंपल से रस्सी उस्सी देखते होंगे, रस्सी जो गाय भैंस को नाथा जाता है ना, रस्सी, आप लोग समझ गए होंगे, कितना बच्चे जो गांव के होंगे, शहर वाला तो नहीं है समझल होगा कुछ। आप लोग जो जोड़ी देखते होंगे रस्सी प्लास्टिक का, वो आपका नायलॉन का बना होता है। किसका रहता है, नायलॉन, रेयोन का आपका कपड़ा रहता है। ये आपका कपड़ा है, इसके बने होते हैं, रेयोन के कपड़े बने होते हैं। नायलॉन भी इसी के अंदर, यानी कार्बन का ही अपरूप है, कार्बन का अपरूप कहते हैं, कार्बन के कंपाउंड है। डेक्रोन, ये भी आपका कपड़ा के श्रेणी में ही आता है। डेक्रोन आप लोग देखते होंगे, ठंडी का दिन आ रहा है तो मलमल जो गंदा, ये मलमल जो आपका होता है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक रिकॉर्ड भी हो रहा है। देखिए मलमल जो आप लोग देखते होंगे, मलमल कंबल कहने का मतलब हम लोग कहते हैं मुलायम जो होता है, मलमल जो होता है, कंबल जो होता है, मलमल कंबल जो छूते हैं तो छहलता है, ठीक ना, तो कौन सी होता है, डेक्रोन होता है। ठीक, तो नायलॉन हो गया, रेयोन हो गया, डेक्रोन हो गया, नायलॉन, रेयोन, डेक्रोन, टेरेलिन, टेरिलीन एक और आता है चला के, बहुत सारा आता है, टेरेलिन नाम पहले पहले सुनल होगा, ठीक ना। नायलॉन, रेयोन, रेयोन समझ गया कपड़ा रहता है रेयोन का, नायलॉन का रस्सी रहता है जो प्लास्टिक का रहता है, डेक्रोन ये सब का इसके अलावा भी प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल समझने के लिए ये सब बता रहे। डेक्रोन, डेक्रोन क्या था, तो मलमल जो कंबल होता है वो डेक्रोन के बने होते हैं। इसके अलावा टेरिलीन, टेरिलीन जो होता है ये भी आपका, आप देखिएगा साइकिल में जो रस्सी होता है बांधने के लिए, साइकिल मोटरसाइकिल में रस्सी जो बांधने वाला होता है वो डेक्रोन, ये टेरिलीन का बना होता है। इट इज, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक, नायलॉन हो गया आपका कपड़ा हो गया, रस्सी हो गया नायलॉन के बने होते हैं प्लास्टिक का, रेयोन का आपका वस्त्र होता है, डेक्रोन का भी वस्त्र होता है, कंबल होता है, टेरिलीन का भी वस्त्र होता है, लेकिन इसके अलावा रस्सी भी इसका बनाया जाता है। साइकिल का जो रस्सी है एकदम पूरा मुलायम रहता है, खुरदरा जैसा रहता है, ठीक, उस रूप में रहता है। चलिए ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्या है, भोजन के रूप में, दूसरा क्या है, कपड़ा के रूप में, तीसरा चला अब दवा के रूप में भी करते हैं। किसके रूप में, दवा के रूप में, दवा, हेडिंग बाकी है चला, कार्बन का उपयोग, पहला भोजन के रूप में, दूसरा कपड़ा के रूप में, तीसरा दवा के रूप में। दवा के रूप में जैसे सल्फा ड्रग आ गया, सल्फा ड्रग्स, सल्फा ड्रग्स का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये बनाने में करते हैं किसका प्रयोग, कार्बनिक कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पेनिसिलिन का प्रयोग करते हैं। इसको थोड़ा सा 1 मिनट चला, हाँ चलिए, सल्फा ड्रग्स हो गया, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ये दवा, ये जो है सुई होता है, पेनिसिलिन होता है, इसका टैबलेट भी आता है, ठीक ना। तो इसका दवा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, कार्बनिक कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। सल्फा ड्रग्स हो गया, पेनिसिलिन हो गया, इस प्रकार से बहुत सारा आता है, ठीक ना। तो दवा बनाने में किसका, इटे से कर देते हैं, दवा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्बनिक कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, यहाँ तक दिख रहा है ना, थोड़ा सा अकेले वीडियो बना रहे हैं चला तो थोड़ा सा देखना पड़ता है बार बार। चलिए दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले आ जाए, हम मिटा देते हैं। अब ले लिए होंगे,
ले लिए हैं। चलिए 3 गो हो गया। चला चौथा किस रूप में हम लोग करते हैं? चौथा करते हैं चला कीटाणुनाशक के रूप में। कीटाणुनाशक कीटाणुनाशक के रूप में। कीटाणुनाशक के रूप में यानी कि खेतों में जो कीटाणु हो जाता है, खेतों में जो खरपतवार कीटाणुनाशक के रूप में हो जाता है, जो दवा ये जो फल होता है उसमें कीड़ा लग जाता है, उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं कीटाणुनाशक के रूप में कार्बन कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे में एग्जाम्पल, विख्यात एग्जाम्पल आप लोग नाम भी सुने होंगे 11वीं 12वीं के बच्चे, DDT। तो DDT हो गया। फिर गैमेक्सिन आ जाएगा, गैमेक्सिन। ETC। ठीक, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। कीटाणुनाशक के रूप में गैमेक्सिन, ये DDT के रूप में कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं DDT का उपयोग। और इसके अलावा क्या किसका करते हैं? गैमेक्सिन का प्रयोग करते हैं। ये सब दवा में प्रयोग करते हैं। लिख लिए हैं। तो कीटाणुनाशक के रूप में किसका? DDT का प्रयोग करते हैं, गैमेक्सिन का प्रयोग करते हैं, ETC लिख देना है। कभी कभी क्या होता चला, इसका पूछ देता फुल फॉर्म, DDT का फुल फॉर्म पूछ देता है। DDT का फुल फॉर्म क्या होता चला? DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन पूरा दिख रहा है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। चलिए दिख रहा। DDT का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ये आपका क्या होता है? DDT का फुल फॉर्म कभी पूछ देता है तो आपको याद रखना चाहिए डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, याद रख लीजिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक, गैमेक्स ये दवा है, कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक ना, खेत में जो खरपतवार होता है उसको विनाश करने में करते हैं, यानी जो खरपतवार करने का मतलब जेकर कामे न है। ठीक ना। उसके अलावा गैमेक्सिन जो है ये भी दवा है आपका। दवा ये किस रूप में है चला? तो ये इतना खतरनाक चला ये दवा है कि लगभग आधा घंटा के अंदर ये जब दवा छिट देते हैं खेतों में तो आधा घंटा के अंदर एकदम सबको घोलटा देता है, यानी कि 30 मिनट में ही ये अपना प्रभाव छोड़ देता है। 30 मिनट में ये अपना प्रभाव दिखा देता है। चौथा एग्जाम्पल हो गया, चौथा उपयोग हो गया। पहला क्या था? भोजन के रूप में, दूसरा कपड़ा के रूप में, तीसरा आपका किस रूप में था? तीसरा आपका था दवा के रूप में। चौथा आपका किस रूप में है? कीटाणुनाशक के रूप में। अभी और कार्बन अभी साथ नहीं छोड़ा है। ठीक ना, ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मिटाते हैं। चलिए, आपका तो हेडिंग है कार्बन का उपयोग। पांचवा उपयोग में यदि हम बात करें, थोड़ा सा यदि हम इसको देख लेते हैं कहाँ तक इधर दिख रहा है। चलिए कार्बन का उपयोग पांचवा यदि हम बात करें तो कार्बन का उपयोग और हम किस रूप में करते हैं? भोजन के रूप में हो ही गया है। इसके अलावा भोजन के रूप में हो गया है, पहला हो गया भोजन के रूप में, दूसरा हो गया आपका पहला भोजन के रूप में, दूसरा आपका दवा के रूप में, ये कपड़ा के रूप में, तीसरा दवा के रूप में,
चौथा कीटाणुनाशक के रूप में, पांचवा आपका हो गया विस्फोटक के रूप में, विस्फोटक, विस्फोटक के रूप में। विस्फोटक के रूप में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, चला कार्बन कंपाउंड का प्रयोग करते हैं, कार्बनिक यौगिक का प्रयोग करते हैं। जैसे में आप लोग नाम सुनेंगे डायनामाइट, 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 डायनामाइट ये क्या होता है, ये विस्फोटक में काम करता है। ये सब जो मान ली कि कहीं भी है सुरंग बनाना है तो डायनामाइट ले जाके एकदम ओकरा फेंक देंगे, धरती एकदम खखोर के निकल जाएगा, वहाँ फट जाता है, ठीक है ना, दरार हो जाता है। तो डायनामाइट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा TNT का प्रयोग करते हैं और TNB का प्रयोग करते हैं। डायनामाइट, TNT, TNB ETC। ठीक, ये आप लोग लिख लीजिएगा किस रूप में। तो कार्बन का उपयोग जो पांचवा हम लोग विस्फोटक के रूप में करते हैं, डायनामाइट पहला एग्जाम्पल आता है डायनामाइट, दूसरा TNT, तीसरा है TNB। TNT मतलब क्या है, TNT का यदि फुल फॉर्म आप लोग लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, और TNB का ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ये आपका हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ETC है बहुत सारा इसका, और हमारे दैनिक जीवन में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक का कंपाउंड का उपयोग होता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन का यौगिक का उपयोग हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। अतः हम कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक से भरा हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक से ये सब जो है वायुमंडल यानी कि परिवेश भरा हुआ है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चला अगला टॉपिक में आएंगे। अब ये पूरा देख लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए, हो गया प्यारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न पूछा जाता है, चला अब देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, उतना 5 वो उपयोग बता दिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन जो है किससे भरा हुआ है, तो कार्बनिक यौगिक से भरा हुआ है। लास्ट में लिख देना है। अब देखिए, सब तो याद भी हो गया होगा चला के। अब आगे अगला आता है जैव शक्ति का सिद्धांत, या इसी को जीवन शक्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। जैव शक्ति का सिद्धांत, जैव शक्ति का सिद्धांत या जीवन शक्ति का सिद्धांत। अगला ये आपका हेडिंग है। अब ये जो है यानी कि ये सिद्धांत गजब का था। गजब का क्या था भाई मेरे? तो इस सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, ये पहले समझते हैं। इस सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जो कि स्वीडन के थे। कहाँ के थे? स्वीडन के रसायन शास्त्री थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था बर्जिलियस नाम का रसायन शास्त्री प्यारे बच्चे, जो स्वीडन के थे। 1815 ईस्वी में इसके बारे में बताता है। 1815 ईस्वी में इन्होंने बोला क्या? इन्होंने बोला जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यानी कार्बनिक यौगिक जो है प्रयोगशाला में बना ही नहीं सकते हैं, यानी कि प्रयोगशाला में नहीं बनने वाला है। यह केवल और केवल सजीवों से ही बनाए जा सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अब लिख देते हम। इन्होंने क्या बताया था? तो इनके अनुसार
इनके, आप लोग लिख भी लीजिएगा, इनके अनुसार कार्बनिक यौगिक इनके अनुसार कार्बनिक यौगिक चला, इनके अनुसार कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा, यानी प्राप्त किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इनके अनुसार कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। यह केवल सजीव स्रोत से ही प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने बोल दिया कि कार्बनिक यौगिक को हम बना ही नहीं सकते हैं प्रयोगशाला में, यानी कि आर्टिफिशियल नहीं बना सकते हैं। यह ओनली जो है, यह केवल सजीवों, मेन पॉइंट यही है चला, यह केवल सजीवों स्रोतों से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये बतिया क्या बोल के चल गया? ये बतिया बोल दिया बर्जिलियस साहब, जो कहाँ के थे? स्वीडन के थे। कब बोले? 1815 ईस्वी में। अब कुछ समय के बाद एक वैज्ञानिक आ जाता है जिसका नाम रहता है बोहलर, ठीक ना। कब आता है? 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में बोहलर साहब कहते हैं बर्जिलियस के, रे बर्जिलियस, तू बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक बन ही नहीं पाएगा का ये प्रयोगशाला में, हम तो बना दिए हैं, ठीक ना। आप कैसे बनाए देखिए। 1528 ईस्वी में बोहलर आते हैं। बोहलर कहाँ के थे? तो ये आपका जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, यानी कि जर्मन रसायन शास्त्री थे बोहलर दिख रहा है? थोड़ा सा हम देख लेते हैं पहले, चला, हाँ दिख रहा। 1528 ईस्वी में जर्मनी वैज्ञानिक रसायन शास्त्री बोहलर ने बताया कि नहीं, कार्बनिक कंपाउंड जो है केवल सजीव स्रोत से ही नहीं, प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। और इन्होंने बना के दिखा दिया। पहली बार इन्होंने, ये बोहलर साहब ने पहली बार दो कार्बनिक, यानी कि बोहलर ने दो कार्बनिक यौगिक से क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। प्रश्न पूछता है यूरिया का सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ क्या था? प्रयोगशाला में, यानी कि आर्टिफिशियल, तो क्या था? यूरिया था। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पदार्थ क्या, यौगिक क्या था? तो यूरिया था आपका, जो कि कार्बनिक पदार्थ है। अब यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो NH2CO होता है, लिख लीजिएगा आप लोग। अब इन्होंने देखिए 1528 में जर्मनी के वैज्ञानिक बोहलर ने दो अकार्बनिक यौगिक लिया। क्या क्या लिया? तो अमोनिया सल्फेट लिया। पहला क्या लिया? अमोनिया सल्फेट लिया, मिटा देते, नीचे दिखने वाला तो नहीं है, चला। अमोनिया सल्फेट लिया और दूसरा पोटासियम साइनेट लिया। दोनों को मिलाया, गर्म किया, तो यूरिया का निर्माण हो गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा साइड हट जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं प्यारे बच्चे, आगे बढ़ें। आगे हम इसको तो मिटाना पड़ेगा, चला मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, जैव सिद्धांत तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जैव सिद्धांत के बारे में किसने बताया सर्वप्रथम? तो बर्जिलियस साहब ने बताया था, 1815 ईस्वी में बताया था। इन्होंने क्या बताया? फिर से एक बार बोल रहे हैं, इन्होंने क्या बताया था? तो इन्होंने बताया कि दुनिया के सभी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक जो है
सजीव के स्रोत से बनाए जाते हैं, यानी प्रयोगशाला में उसको नहीं बना सकते हैं। लेकिन इसी के बात को गलत साबित किसने किया है? तो 1528 ईस्वी में बोहलर साहब ने कर दिया, गलत साबित कर दिया। बोहलर साहब ने गलत साबित कैसे कर दिया है? तो इन्होंने दो अकार्बनिक यौगिक को लिया था, अकार्बनिक कंपाउंड को लिया। पहला था अमोनियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट लिया। इसके अलावा पोटासियम साइनेट लिया। ये अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट, ये पोटासियम साइनेट, पोटासियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट प्लस पोटासियम साइनेट जब पड़ता है, ये दो से मल्टीपल हो जाता है, ठीक ना। अब ये जब दोनों मिलता है, जब दोनों को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो प्राप्त हो जाता है, हमें क्या प्राप्त हो जाता है? तो NH4 CNO प्राप्त हो जाता है, प्लस K2SO4 विस्थापित हो जाता है, पोटासियम सल्फेट विस्थापित हो जाता है। अब NH4CNO प्राप्त होता है। अब फिर NH4 अमोनियम साइनेट, अब पुनः NH4CNO पुनः लिखिएगा यहाँ, पुनः NH4CNO को गर्म जब करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है NH2CO। इसको जब गर्म किया जाता है तो ये किस में टूट जाता है? NH2CO में। आप संतुलित भी करके देख सकते हैं, नाइट्रोजन 1 2, 2 गो नाइट्रोजन 1 2, 2 गो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन 2 2 4 गो, उसके बाद नाइट्रोजन तो हो गया CO। ठीक, तो ये यूरिया की प्राप्ति हो जाता है, यूरिया। इस प्रकार से यूरिया प्राप्त हो जाता है। बोहलर साहब ने बोला कि हम लेबे नहीं किए हैं, किसको नहीं लिए हैं? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये सजीव के स्रोत से हम लेबे नहीं किए हैं, फिर भी प्रयोगशाला में बना दिए हैं। देखिए, अमोनियम सल्फेट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, पोटासियम साइनेट, ये दोनों सजीव से प्राप्त नहीं हुआ, दोनों को मिला दिया, गर्म किया तो यूरिया प्राप्त हो गया, यानी कि NH4CNO और प्लस K2SO4 ये विस्थापित हो गया। अब इसको पुनः हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें प्राप्त क्या हो जाता है? पूरा अच्छा से प्राप्त हो जाता है यूरिया NH2CO। ठीक, तो इस प्रकार से बोहलर साहब ने बर्जेलियस के जैव शक्ति सिद्धांत को क्या कर दिया? गलत कर दिया, जैव शक्ति सिद्धांत को गलत कर दिया चला। और इस प्रकार से बोहलर फिर आगे कहता है कि ये बोहलर बन जाता है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले यौगिक, यानी कि यूरिया का निर्माण करने वाला। ठीक ना, इस प्रकार से आपका जैव शक्ति सिद्धांत होता है समाप्त। इसके बाद विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आते हैं, कोल्वे आते हैं 1844 ईस्वी में, फिर कोल्वे आते हैं 1844 ईस्वी में, कोल्वे आते हैं जो कि एसिटिक अम्ल का निर्माण कर देता है। एसिटिक अम्ल का निर्माण 1844 ईस्वी में कोल्वे साहब ने एसिटिक अम्ल का निर्माण किया। फिर 1856 ईस्वी में मीथेन का निर्माण बर्थले ने कर देता है। कोल्वे देखिए, कोल्वे 1844 में किसका? एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। एसिटिक अम्ल दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। कोल्वे साहब 1844 में एसिटिक अम्ल प्रयोगशाला में बना देता है। फिर मीथेन बर्थले तो लिख ही देते हैं, बर्थले साहब फिर मीथेन का निर्माण कर देता है, मीथेन बना देता है कब? 1856 ईस्वी में। इस प्रकार से एक एक करके वैज्ञानिक आते जाते हैं और बर्जेलियस के जो जैव शक्ति सिद्धांत रहता है उसको गलत साबित करके
बहुत सारा, अभी तो बहुत सारा हो गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक ना। ये आपका जैव शक्ति सिद्धांत था कार्बन एवं इसके यौगिक चैप्टर में, ठीक ना। तो देखिए आज हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले कार्बन के बारे में पढ़े हैं, कार्बन के बारे में क्या पढ़े हैं, कार्बन का संकेत पढ़े हैं, कार्बन कैसे कार्बन का संकेत पढ़े हैं, उसका एटॉमिक नंबर पढ़े हैं, एटॉमिक वेट पढ़े हैं, दोनों ये सब पढ़ लिए हैं। इसके अलावा कार्बन कितने अवस्था में पाया जाता है, कार्बन का एक और चीज़ पूछ देता है, कार्बन का संयोजकता 4 होता है, आप लोग पढ़े होंगे आगे इसलिए इसमें नहीं बताएं। कार्बन की संयोजकता 4 होता है, ठीक ना, आगे फिर बताएंगे इसे। इसके अलावा देखिए इसके बाद हम लोग पढ़े कार्बन 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, एक मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, दूसरा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था मतलब स्वतंत्र अवस्था, स्वतंत्र अवस्था मतलब अकेला, कोई आगे ना अपने पीछे पड़ा, कोई नहीं, उस अवस्था में पाया जाता है क्या क्या, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया, इसी ये था। संयुक्त अवस्था में यदि हम बात करें तो आपका यानी कि कंपाउंड के रूप में रहेगा, तो कंपाउंड के रूप में आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये सब जिंक कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgSO4 हो गया, ये सब हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, कार्बनिक यौगिक का, यानी कार्बनिक यौगिक का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। कार्बनिक यौगिक का हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न सारे उपयोग था। पहला क्या था, पहला उपयोग था कि हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। भोजन के रूप में क्या क्या करते चला, तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं, वसा प्राप्त करते हैं, प्रोटीन प्राप्त करते हैं, विटामिन प्राप्त करते हैं, ये सब हमें कार्बनिक पदार्थ से मिलता है। दूसरा क्या था, दूसरा आपका हाँ कपड़ा के रूप में। कपड़ा के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, रेयॉन का प्रयोग करते हैं। रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, रेयॉन नायलॉन, रेयॉन का वस्त्र रहता है, नायलॉन का भी वस्त्र रहता है। इसके अलावा नायलॉन की बात करें तो रस्सी उससे जो बना होता है प्लास्टिक का, वो नायलॉन का होता है। डेक्रोन का भी रस्सी होता है, ठीक ना, डेक्रोन का रस्सी। इसके अलावा डेक्रोन का सबसे अच्छा उदाहरण था कि मलमल का जो कपड़ा कंबल होता है, ठंडी का दिन तो आइए गया है, तो जो एकदम ऐसे खींच लेता है तो पूरा ससर जाता है, ठीक ना, तो ये हो गया डेक्रोन का। इसके अलावा आजकल तो कपड़ा भी बहुत सारा चलने लगा है डेक्रोन का, पूरा एकदम इतना फिसलदार रहता है ना, चुट्टा के कुछ कहने के नहीं, ठीक ना। इसके अलावा यदि हम बात करें डेक्रोन की, इसके अलावा और एग्जाम्पल क्या था, टेरेलिन था। तो टेरेलिन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो मोटरसाइकिल में जो मोटरसाइकिल जो भी होता है, रस्सी होता है, उसमें हम वो जो बना होता है, किसका बना होता रहता है, टेरेलिन का बना होता है। ये सब पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उपयोग दूसरा हो गया। तीसरा उपयोग में हम लोग क्या देखे थे, दवा बनाने में कार्बनिक यौगिक का प्रयोग करते हैं। हम एकदम एक बगल से सब बोल रहे हैं रिवीजन के रूप में। पहला क्या था, सल्फा ड्रग्स, दूसरा पेंसिलिन, बहुत सारा ITS से कर दिए थे, बहुत सारा ऐसा है। उसके बाद कीटाणुनाशक के रूप में क्या था, पहला DDT था, दूसरा गैमेक्सिन था। DDT का फुल फॉर्म ही बता दिए क्योंकि कभी कभी पूछता है। फुल फॉर्म क्या था, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ये DDT का फुल फॉर्म। अच्छा, DDT का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो मलेरिया के बारे में बताने के लिए DDT का प्रयोग सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में किया गया था। 1950 ईस्वी में मलेरिया के बारे में, एक मिनट,